नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आप 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उनका इंतजार था कि आप जो है सीटेट का नया नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिलेगा, कब जारी होगा। तो भैया आपका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, लेकिन फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ें दोस्तों, बिल्कुल सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप जो है फॉर्म फिलअप करिएगा। नहीं तो हो सके कि फिर आपको फॉर्म सुधारने का जो मौका न मिल पाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए आप जो है फॉर्म फिलअप करिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो शुरुआत होती है दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास की, दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपके जो है हिंदी के लेवल फर्स्ट या सेकंड की बात करें तो यहाँ पे दोनों से रिलेटेड प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपकी बिल्कुल तैयारी में दोस्तों यहाँ पे पूरा इस चैनल के माध्यम से पूरा सहयोग रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, और भैया आपके सामने स्क्रीन पे जो है पहला प्रश्न जो है वो भी आ चुका है। ठीक है। देखिए अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि सीटेट में PYQ जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है PYQ निभाता है। अगर आप PYQ सही तरीके से सॉल्व करके जाओगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है या उससे रिलेटेड ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी संबंधित अशुद्धियां करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। बिल्कुल भैया, अगर कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी कोई बच्ची है जो कि भाषा को पढ़ते समय या वर्तनी संबंधित कुछ अशुद्धियां जो है करती है और आप एक भाषा के शिक्षक हैं, तो फिर आपका क्या दायित्व या क्या जिम्मेदारी जो है यहाँ पे बनती है। ऑप्शन दिया है कि नंदनी को समझाना कि वर्तनी अशुद्धियां करने पर उसके अंक जो है कट जाएंगे। बिल्कुल भैया, उसको किसी प्रकार के डरावना धमकाना या किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे आप उसको एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पे डरा रहे हैं कि उसका अंक जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑप्शन है भैया। बच्चे को प्रमुखता देनी है, लेकिन उसको किसी प्रकार से डराना या धमकाना नहीं है। ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन है कि नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता की ही लेखन का सशक्त पहलू है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। बिल्कुल भैया, नंदिनी को अगर आप ऐसे मौका दें, अवसर, जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात है, जो वो आपका महत्वपूर्ण या वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार कर सके। बिल्कुल भैया, ये आपका राइट जवाब हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर चौथा भी देख लेते हैं। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखना। ऐसा करने से उसकी अशुद्धियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप कौन सा उपाय यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी के लेखन संबंधी वर्तनी के अशुद्धियों के उपचार हेतु शिक्षक को नंदिनी को ऐसे उपलब्ध या ऐसे अवसर जो है उपलब्ध कराना चाहिए कि जिससे वह स्वयं उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है। वर्तनी होता क्या भैया, बिल्कुल अगर हम बात करें वर्तनी क्या है, तो वर्तनी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम से विन्यस्त करने का जो नाम है वही वर्तनी या वर्ण विन्यास है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी क्या होती हैं, अशुद्धियां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है भैया, अशुद्धियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। वही अगर हम बात करें तो कक्षा 8 का विद्यार्थी को लेखन में वर्तनी में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा कौन से और कार्य जो है यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल भैया, हम यहाँ पे आपको बता दें कि और कौन से कार्य जो है किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के लेखन में वर्तनी निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा उन्हें व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर या प्रोत्साहन दिए जाएं। बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसमें लेखन या वर्तनी में जो है निपुणता प्राप्त होगी, निपुणता आएगी। और समूह में कार्य करने और एक दूसरे के कार्यों को करने, राय लेने देने, प्रश्न करने की जो पूरी आज़ादी होनी चाहिए उनको। अपने परिवेश, समय और समाज से संबंधित रचनाओं को पढ़ने, लिखने और उन पर चर्चा करने के अवसर मिलने चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से जो लेखन की वर्तनी में निपुणता प्राप्त करेगा बच्चा। ठीक है भैया। चलिए हम अगले चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में
आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। तो बिल्कुल उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे तो संदर्भानुसार बिल्कुल मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका क्या करना, प्रयोग करना। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। मुहावरा होता क्या भैया, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुहावरे हैं क्या। मुख्य रूप से यह अरबी भाषा का शब्द होता है मुहावरे, जिसका अर्थ होता है आदि होना या किसी का अभ्यस्त होना। ठीक है, आदि होना या किसी का अभ्यस्त होना मुहावरे का अर्थ होता है। वही अगर हम लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोक प्लस उक्ति। कहने का मतलब है क्या होती है, लोकोक्तियां कहावत होती हैं भैया, क्या होती हैं, कहावत होती हैं। बिल्कुल लोकोक्तियां कहावत होती हैं। वह प्रचलित कथन जो लोक अनुभव पर आधारित होता है वो क्या होता है, कहावत या लोकोक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना और इनका प्रयोग करते समय समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे अक्ल का पूरा मूर्ख, वैसे तो अक्ल से मतलब बुद्धि से है, परंतु इसका मतलब मुहावरे में अर्थ बिना बुद्धि वाला यानी अक्ल से होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग कराना। बिल्कुल भैया, जितना ज़्यादा छात्र प्रयोग करेगा उतना ही उसका शिक्षण जो है प्रभावशाली होगा और इससे उसके भाषा शिक्षण में भी क्या होगी, उन्नत होगी, मतलब उसमें भी विस्तार या विकास होगा। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझना और उनके भाषा शिक्षण का आरंभ है। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग करना अगला चरण होता है जो कि उनकी भाषा को और अधिक क्या करता है, समृद्ध बनाता है। इसके बाद भाषा को अलंकृत करने का चरण आता है जो भाषा को अधिक से अधिक क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक भैया, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझना उसके भाषा शिक्षण का आरंभ होता है। अर्थ समझना का प्रयास करना उसके भाषा शिक्षण का क्या होता है, अर्थ होता है। और वहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या करना, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विविध प्रकार का साहित्य, प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदीतर भाषी साहित्यकार या अभ्यास प्रश्नों की जो है संख्या। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो क्या होते हैं, शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औजार की तरह काम करती हैं। क्या होती हैं, एक तरीके से औजार की तरह जो है कार्य जो है करती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उन रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों और जिनसे भाषा की अलग अलग छटाएं, अर्थात प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप जो है शामिल होना अनिवार्य होता है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न विधाओं को पढ़ने के अवसर मिलने पर, बिल्कुल विभिन्न विधाओं का विविध प्रकार के साहित्य का जो है उच्च प्राथमिक स्तर भाषा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, विविध प्रकार का साहित्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न विधाओं को पढ़ाने के अवसर मिलने पर बच्चों में क्या होता है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक जो है कर पाते हैं। बच्चों को हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराया जा सकता है और बच्चे जो होते हैं पाठ को आसपास के परिवेश से जोड़कर समझ सकेंगे और बच्चे भाषा के द्वारा अपने परिवेश एवं अनुभव को जो है समझ सकेंगे। वहीं बच्चों में भाषा की समझ तथा सहज अभिव्यक्ति का जो है विकास भी होता है। ठीक है भैया, चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो बिल्कुल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन को सीबीएसई द्वारा बिल्कुल जो है दोस्तों सतत एवं आकलन को बात करें यहाँ पे सीबीएसई
सीबीएसई द्वारा सन 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मूल्यांकन की एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में जो है पेश किया गया था। और यह बच्चे के सर्वांगीण विकास अथवा विकास के शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पहलुओं से क्या होता है, संबंधित होता है। सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बिल्कुल भैया, जानने का मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है या किस प्रकार से जो है बच्चा सीख रहा है। ठीक है, अर्थात क्रमिक विकास का अवलोकन करने पर बल देता है ताकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में सफल हो सकें तथा अपने विचार या मनोभाव को जो है प्रकट कर सकें। सतत आकलन के कुछ अन्य उद्देश्य हैं दोस्तों, उसको भी आप जान लीजिए कि सतत आकलन के अन्य कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो क्या हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे सतत आकलन के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार करना, मूल्यांकन को शिक्षण का अभिन्न अंग जो है बनाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर जो है अवलोकन करते रहना, विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधित त्रुटियों का सही अवलोकन करना, मतलब शिक्षण संबंधित उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं उसका सही प्रकार से अवलोकन या पता कर पाना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना। बिल्कुल भैया, अगर बच्चा जो है किसी प्रकार की त्रुटि कर रहा है तो वहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन त्रुटियों को दूर करने का भी प्रयास सतत आकलन के द्वारा संभव है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अनुवाद विधि में, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि या सूत्र विधि। तो बिल्कुल भैया, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, तो प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहा जाता है। बिल्कुल, सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वाद विधि के नाम से भी इसको जो है प्रत्यक्ष विधि को जानते हैं। और इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा जो है सिखाई जाती है। बिल्कुल, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, भाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे साधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो है उसकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का प्रयोग जो है नहीं किया जाता, डायरेक्ट ही उसे क्या करते हैं, यहाँ पे बार बार लिखित या मौखिक तरीके से उसे जो है नई भाषा को सिखाया जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक भैया, इस विधि में सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस विधि में सुनने या बोलने पर जो है अधिक बल जो है दिया जाता है, बोलने पर अधिक जो है बल दिया जाता है। इसके अलावा इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे व्याकरण की जानकारी जो है नहीं दी जाती, सीधे जो है बच्चे को क्या कर दिया जाता है, सीधे बच्चे को भाषा जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, व्याकरण बिना सिखाए। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्राथमिक के लिए जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है ये विधि जो होती है सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है मानी जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, कि हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। बिल्कुल, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन एक होता है कि जिसमें कंठस्थ करने की बात आ जाए, याद करना, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, इसको आप गलत यहाँ पे तुरंत काट सकते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, अब 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जान लीजिए। सबसे पहले भाषा क्या होती है भैया, भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि होती है जिसका प्रयोग जो होता है मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, बिल्कुल अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जो है क्या करता है, भाषा का प्रयोग जो है वो करता है। ठीक है भैया, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए करता है। अनुभव को साझा करने के लिए क्या करता है, भाषा का जो है प्रयोग है, अनुभव साझा करने के लिए भाषा का प्रयोग भैया करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध
प्रकृति की पहचान करने योग्य बनाना। भाषा शब्द, वाक्य और प्रोक्ति के स्तर पर नियमों से बंधी हुई होती है और इन नियमों को पहचानना तथा विश्लेषण करना बच्चों में उच्च स्तर के भाषाई कौशल को विस्तार देता है। बिल्कुल, इस हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को क्या करना, पहचानना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भैया, उसको भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न साहित्य, बिल्कुल विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ये क्या होता है भैया, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम जो है सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। बिल्कुल भैया, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं कि भाषा शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक क्या होता है, अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण अंग होता है। कक्षा में भाषा वातावरण अर्थात समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षक के द्वारा कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन प्रस्तुत करना आदर्श वाचन को क्या करता है, संदर्भित करता है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना जो है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।